हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर है, तो चैप्टर 1 के 15 टॉपिक्स को हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर 2 की तरफ मूव करेंगे। तो टॉपिक 1 है, फर्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमको हर चैप्टर में जानना होता है कि उस चैप्टर का थीम क्या है, उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, हमको चैप्टर में मेनली क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे यूनिट का भी नाम है, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जब चार्ज हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है। So electrostatics is the branch of physics in which we study about electric charge and various concepts related with it when it is in rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वैसा शाखा है, वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। तो हम लोग अलग-अलग बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़ा हुआ है और वो किस कंडीशन में, जब चार्ज हमारा रेस्ट कंडीशन में रहेगा। ठीक है? फिर चूँकि चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जब चार्ज रेस्ट में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग चार्ज के बारे में कब पढ़ते हैं? जब चार्ज हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है। इसलिए इसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। सिंस चार्जेस आर इन रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है, सो वी कॉल इट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हम लोग इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है? जनरली जो चार्ज है वो पैदा होता है किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। जनरली चार्ज जो है वो फ्रिक्शन के कारण उत्पन्न होता है। जब 2 ऑब्जेक्ट को हम लोग आपस में रब करते हैं तो घर्षण के कारण फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, चार्ज उत्पन्न होता है, इसलिए इसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी नाम देते हैं। जनरली इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्रिएटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। सामान्यतः इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्रिएट होता है, क्रिएट बोलना नहीं बोल सकते हैं, वो फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ट्रांसफ़र होता है, तो उसको क्रिएट होना भी बोला जा सकता है। तो जो जनरली चार्ज है वो क्रिएट होता है फ्रिक्शन के कारण, सो वी कॉल इट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। इसलिए हम लोग इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है? फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़ा हुआ ही बात। द फॉलोइंग फिनोमेना और फिजिकल इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग अपने दैनिक जीवन में, हम लोग अपने डेली के लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन को देखते हैं, बहुत सारे सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक्सप्लेन करता है। उसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आसानी से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक? तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारा है कि आकाश में हम लोग किस कंडीशन में, आकाश में हम लोग बारिश के दिनों में सामान्यतः थंडर स्टॉर्म्स को देखते हैं। आप लोग, जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में ठनका ठनकना भी बोलते हैं, नहीं? तो जो थंडर स्टॉर्म हमको नज़र आता है, थंडर स्टॉर्म के कारण क्या होता है? आपको कुछ लाइट सा नज़र आता है, आपको कुछ बिजली, जिसको बिजली चमकना भी एग्ज़ैक्ट हम लोग बोलते हैं, तो आपको लाइट चमकता हुआ नज़र आएगा और बहुत ज़ोर की आवाज़ सुनाई देगा। तो लाइट जो हम लोग को दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण होता है। बादल जब आपस में टकराता है तो टकराने के कारण क्या होता है? चार्ज का आदान-प्रदान होता है और चार्ज एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में जो ट्रांसफ़र होता है, इतना ज़्यादा मात्रा में क्लाउड ट्रांसफ़र होता है कि वो हमको लाइट के रूप में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो चिनगारी, जो न फ्रिक्शन होता है दोनों के बीच, इसके कारण जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो इतना ज़्यादा मात्रा में होता है कि वो लाइट उत्पन्न करता है। ठीक है? तो फर्स्ट है हमारा लाइटनिंग इन द स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स इज़ ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द क्लाउड्स। लाइटनिंग जो स्काई में होता है कब? थंडर स्टॉर्म में। थंडर स्टॉर्म में जो प्रकाश हमको दिखता है इज़ ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज के डिस्चार्ज के कारण ऑन द क्लाउड्स। मतलब बादल एक दूसरे से टकराने के बाद जो चार्ज को अ अ, एक दूसरे में जो ट्रांसफ़र करते हैं उसके कारण लाइटनिंग हमको नज़र आता है। ठीक है? फिर एक चीज़ को आप गौर कर सकते हैं या फिर आप गौर किए भी होंगे। क्या गौर किए होंगे? कि जो सिंथेटिक कपड़ा होता है, सिंथेटिक शर्ट हो या सिंथेटिक स्वेटर हो, कोई भी इस तरह का चीज़ जिसको आप
कभी को ऑब्ज़र्व नहीं भी किए हो तो कर सकते हैं। अगर रात के समय उसको अगर आप खोलते हैं उस शर्ट को, तो आपको कंडीशन है कि वेदर ड्राई होना चाहिए, मौसम जो है गर्मी का मौसम होना चाहिए, शुष्क मौसम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में वो करकराहट की आवाज़ करता है और करकराहट की आवाज़ के साथ-साथ वो चिंगारी टाइप भी पैदा करता है। मतलब आपको चिंगारी टाइप भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो सेकंड हमारा जो डेली लाइफ़ में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्ज़ाम्पल, वो सेकंड है हमारा ए स्पार्क इज़ सीन एंड क्रैकलिंग साउंड इज़ हर्ड। एक स्पार्क हमको दिखता है, मतलब एग्ज़ैक्ट चिंगारी नहीं बोल सकते, स्पार्क मतलब चिंगारी सा हमको नज़र आता है एंड क्रैकलिंग साउंड, और जो करकराहट की आवाज़ होती है वो सुना जा सकता है व्हेन सिंथेटिक शर्ट इज़ टेकन ऑफ इन डार्क एंड ड्राई वेदर। जब सिंथेटिक कपड़े को, सिंथेटिक शर्ट को हम लोग खोलते हैं अंधेरे में और ड्राई वेदर में तब। फिर थर्ड है कि आप लोग इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कि कार में बैठे हुए हैं और कार की सीट से हम लोग कभी-कभी देखते हैं कि खिसकते हैं। कार की सीट के से इधर से खिसक कर उधर जाते हैं, चाहे पीछे से खिसक कर आगे आते हैं और उसके बाद कार के हैंडल को पकड़ कर उसको खोलते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपको हल्का-सा झटका महसूस होगा। कार के दरवाजे को खोलने में आप हल्का-सा झटका महसूस करेंगे, अगर आप इस चीज़ को बहुत केयरफुली ऑब्ज़र्व करते हैं तो। वही हम लोग थर्ड एग्ज़ाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हम लोग अपने डेली लाइफ़ में देखते हैं उसका। ए माइल्ड शॉक इज़ फेल्ट, एक छोटा-सा शॉक को महसूस किया जा सकता है व्हेन द मेटालिक डोर ऑफ ए कार इज़ टच्ड, जब कार के मेटालिक डोर को, मतलब जो मेटल से बना हुआ डोर होता है उसको अगर टच किया जाए आफ्टर स्लाइडिंग ओवर द सीट ऑफ कार, कार के सीट के ऊपर स्लाइड करने के बाद, फिसलने के बाद अगर कार के गेट को थोड़ा-सा टच किया जाए, तो क्या होता है, हम लोग थोड़ा-सा शॉक का अनुभव कर सकते हैं। मतलब थोड़ा-सा झटका का अनुभव कर सकते हैं। फिर फोर्थ कंडीशन है, इसको अगर आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए कि वूलन हमारा वूलन बेड हो या फिर कहिए वूलन कारपेट हो, मतलब ऊन का बना हुआ कारपेट है जिस पर आप चल रहे हैं, जिस पर आप चलते हुए आएँगे और आने के बाद आप कार के गेट को खोलेंगे। तो कार के गेट को जब आप खोलेंगे, तो भी आप झटका महसूस करेंगे। तो ए माइल्ड शॉक इज़ फेल्ट, एक हल्का-सा झटका महसूस होता है ऑन टचिंग ए मेटालिक डोर, एक मेटालिक डोर को खोलने पर, मेटालिक डोर नॉब मतलब मेटालिक डोर का जो हैंडल होता है उसको खोलने पर आफ्टर वॉकिंग ऑन ए वूलन कारपेट। जब आप वूलन कारपेट पे चलेंगे, इस चीज़ को आप घर में भी महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए घर पे अगर वूलन, ठंडे के समय में अगर वूलन कारपेट बिछा हुआ हो, उस पे अगर आप चलेंगे, उसके बाद आप जो मेटालिक डोर हो, जो मेटल से बना हुआ, धातु से बना हुआ दरवाज़ा होगा, उसको, उसके हैंडल को पकड़ के अगर आप खोलते हैं, तो आप हल्का-सा झटका महसूस करेंगे। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? आप जो शर्ट को खोल रहे हैं सिंथेटिक कपड़ा, तो सिंथेटिक कपड़ा को जब आप खोलेंगे, तो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। तो चार्ज आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, फ्यूचर में नहीं मतलब आगे ही 1-2 क्लास में पढ़ेंगे कि चार्ज का ट्रांसफ़र किस तरह से होता है और क्यों होता है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चार्ज का जो ट्रांसफ़र, यहाँ भी आप देखे थे कि चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है क्लाउड में, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में, जिसके कारण आपको लाइटनिंग दिखता है। यहाँ पर भी चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा होता है शर्ट के, मतलब जो सिंथेटिक शर्ट है उसमें, तो उसके कारण हमारा लाइटनिंग और स्पार्क नज़र आता है। फिर यहाँ भी जब आप स्लाइड करेंगे कार के सीट पे जब आप स्लाइड करेंगे, तो उस कंडीशन में चार्ज ट्रांसफ़र होता है, मतलब कार के सीट से आपके बॉडी में। उसके कारण आपको यहाँ पर शॉक देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर जब आप वूलन कारपेट पर चलेंगे, तो आपके पैर और वूलन कारपेट के बीच फ्रिक्शन के कारण आप चार्ज क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा, और वो चार्ज को जब आप हैंडल को छुएँगे मेटालिक डोर को, तो वो चार्ज ट्रांसफ़र होने के कारण यहाँ भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक देखने को मिलेगा। ठीक? फिर उसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट वन है। सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन मतलब यूज़, उपयोग। जो प्रैक्टिकल उपयोग हम लोग लाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो क्या-क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर है, चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका कुछ न कुछ हम लोग अपने लाइफ़ में यूज़ भी करते होंगे। तो जो फर्स्ट यूज़ है, बहुत सारा यूज़ है जिसमें हम लोग कुछ 4-5 यूज़ को देखेंगे। फर्स्ट यूज़ है
इलेक्ट्रिक कंडेंसर कंडेंसर आप समझ रहे हैं? आप कंडेंसर बोलिए या कैपेसिटर बोलिए, एक ही चीज़ है। जो पंखा में लगा होता है कैपेसिटर, आप निश्चित रूप से पंखा में व्हाइट कलर का चीज़ कुछ देखते होंगे, या मोटर में लगा हुआ आप देखे होंगे, या फिर आप किसी सर्किट में देखे होंगे, रेडियो, टेलीविज़न, किसी न किसी चीज़ का सर्किट आप निश्चित रूप से ऑब्ज़र्व किए होंगे। उसके पीछे आपको कुछ म्यू एफ या एनएफ लिखा हुआ, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड लिखा हुआ मिलेगा, वो कैपेसिटर होता है। तो कंडेंसर या कैपेसिटर जिसको हम बोलते हैं, वो वर्क करता है किस चीज़ के ऊपर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। इसको भी हमको यूनिट 1 में ही पढ़ना है, चैप्टर 2 में पढ़ना है। उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। कितना टाइप का होता है, कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक कंडेंसर्स यूज्ड इन फैन्स, जो हम लोग फैन में इलेक्ट्रिक कंडेंसर को यूज़ करते हैं, एंड कैपेसिटर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो हम लोग कैपेसिटर को यूज करते हैं, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो वर्क करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। फिर सेकेंड यूज है ए फोटोकॉपियर या फिर लेजर प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स मेक्स यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो फ़ोटोकॉपी करने वाला मशीन होता है, या फिर लेज़र प्रिंटर होता है, या फिर इंकजेट प्रिंटर होता है, ये सब कुछ भी किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। मतलब जो फ़ोटोकॉपी हम लोग करवाते हैं, वो जो हम लोग पेज रख रहे होते हैं, उसी तरह का सेम प्रिंट हमको नज़र आता है। तो जो सेम प्रिंट हमको नज़र आता है, उसको सेम प्रिंट आने में कौन मदद करता है? चार्ज जो रेस्ट कंडीशन में होता है। उसी की सहायता से हम लोग फ़ोटोकॉपी कर पाते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ज़िम्मेदार है फ़ोटोकॉपी करने में, ठीक है? फिर थर्ड हम लोग देख सकते हैं कि आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का एक वीवीआई क्वेश्चन है। तो वन डे ग्राफ जनरेटर जो है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेटर है। तो हम लोग हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोर्स जो है, मतलब वन डे ग्राफ जनरेटर, जिसका इस्तेमाल हम लोग न्यूक्लियर रिसर्च में करते हैं। मतलब वन डे ग्राफ जनरेटर जो है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेटर है, जिसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ के रूप में करते हैं? न्यूक्लियर रिसर्च के रूप में करते हैं। वो भी वर्क करता है किस चीज़ के ऊपर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। मतलब इसमें जो चार्ज डेवलप होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है, उसमें जो चार्ज हमारा डेवलप हो रहा होता है, वो चार्ज भी रेस्ट कंडीशन में होता है। तो इसके बारे में जब आप उस समय पढ़ेंगे, तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आप थोड़ा-सा बस समझने का कोशिश करें कि जो वन डे ग्राफ जनरेटर है, जो न्यूक्लियर रिसर्च में यूज़ में होता है, हमको पढ़ना है, ये किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे वर्क करता है, मतलब इसमें चार्ज जो अपीयर होता है, वो रेस्ट कंडीशन में होता है। फिर फोर्थ है जो हम लोग पेंट करते हैं, या कहिए कि आप स्प्रे करता हुआ निश्चित रूप से देखे होंगे, मतलब किसी भी बॉडी को, मतलब इन द सेंस किसी भी मेटल को अगर हमको पेंट करना हो, तो आप स्प्रे करता हुआ किसी मशीन से उसको स्प्रे करता हुआ देखे होंगे, या आप उसको पाउडर से पेंट करते हुए देखे होंगे। तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे वर्क करता है। स्प्रे पेंटिंग एंड पाउडर कोटिंग्स आर डन यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो स्प्रे करता हुआ पेंट किया जाता है, या पाउडर का जो परत चढ़ाया जाता है, तो स्प्रे पेंटिंग में क्या माना जाएगा कि जो इधर का इलेक्ट्रॉन है, वो उधर पे जाके स्टेशनरी कंडीशन में चिपक जाएगा, या पाउडर वाले कंडीशन में भी क्या होगा, जो इधर का हमारा चार्ज है, वो उधर जाके चिपक जाएगा। तो इसमें भी हमारा जो चार्ज का जो आदान-प्रदान है, वो स्टेशनरी कंडीशन में है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब स्प्रे जो हम लोग पेंट के द्वारा करते हैं, या फिर पाउडर के द्वारा जो हम लोग परत चढ़ाते हैं, वो भी किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। फिर हमारा पाँचवा है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कहने का मतलब है कि बहुत सारा ऐसा उपकरण, जैसे मान लीजिए कि यही एक इम्पोर्टेंट उपकरण है, इम्पोर्टेंट डिवाइस है, हम चाह रहे हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो इधर-उधर से, वो इसको प्रभावित ना करे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ इसके ऊपर चार्ज का एक लेयर चढ़ा देंगे। और चार्ज आप लोग 10th में थोड़ा-सा पढ़े होंगे कि सेम चार्ज रिपेल करता है। तो इस पे हम नेगेटिव चार्ज का लेयर चढ़ा देंगे, तो इधर से अगर करंट पास होगा, करंट का कौन-सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो नेगेटिव चार्ज है करंट का, उस नेगेटिव चार्ज को इसका नेगेटिव चार्ज जो इस पर हम लेयर चढ़ा देंगे, परत चढ़ा देंगे, वो रिपेल करेगा,
और जो इलेक्ट्रिक शॉक के कारण समस्या उत्पन्न हो सकता था, उससे बचाएगा। तो ये जो हमारा 5th है कि सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो खराब हो सकता था इलेक्ट्रिक शॉक के कारण, उसके ऊपर हम लोग शील्डिंग करके इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि चार्ज का एक लेयर चढ़ा देना, उसके द्वारा हम लोग इसको बचा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट ही था इसलिए मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आपको समझा दिया है। वैसे टॉपिक्स जिसमें डेरिवेशन होंगे, फिगर होंगे, उसको मैं यहाँ पर बनाते हुए समझाऊँगा। तो ऐसा आप नहीं सोचें कि मैं सब कुछ यहाँ पर लिखा रहूँगा और समझा दूँगा। तो जो भी टॉपिक्स जिस तरह का होगा डेरिवेशन वगैरह सब कुछ यहाँ डिराइव करते हुए मैं आपको समझाऊँगा ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाएँ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ।